हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी का सोशल साइंस क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट आवर सेकंड टॉपिक दैट विल बी अबाउट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था जिसमें हमने एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमारी जो फर्स्ट फार्मिंग है दैट इज़ ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फार्मिंग किस पर डिपेंड करती है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हर जगह पर एक जैसी फार्मिंग नहीं मिलती है, एरियाज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की फार्मिंग की जाती है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे रेनफॉल पैटर्न, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अलग तरीके से हम एग्रीकल्चरली प्रैक्टिस करते हैं, फार्मिंग करते हैं। अब जैसे राजस्थान है, वहाँ पर जो रेनफॉल है वो कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वो क्रॉप्स नहीं उगती हैं जो पंजाब और हरियाणा में हम मेनली उगाती हैं। उसके बाद लैंड प्रोडक्टिविटी कितनी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल कल्चर प्रैक्टिसेस, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फार्मिंग जो है कि हमें किस टाइप की फार्मिंग करनी चाहिए वो डिपेंड करती है। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग: प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप की फार्मिंग है जिसको हम अलग अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ पढ़ना है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। अब प्रिमिटिव भी है और सब्सिस्टेंस भी है। प्रिमिटिव मीन्स होता है ओल्ड और सब्सिस्टेंस मीन्स होती है गुजारे के लिए। हम अपने गुजारे के लिए जो फार्मिंग करते हैं और उसमें कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड मेथड्स, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड मेथड्स, ओल्ड टाइप की फार्मिंग। सब्सिस्टेंस मीन्स जो हम गुजारे के लिए कर रहे हैं। तो इन 2 वर्ड से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं किस टाइप की फार्मिंग की बात कर रही हूँ, कि जिसमें सारे ओल्ड मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। अब एक पर्सन अपने गुजारे के लिए अगर फार्मिंग करेगा तो वो किस टाइप की फार्मिंग करेगा? तो देखिए, फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजप्शन। सब्सिस्टेंस मतलब अपने गुजारे के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये बन जाता है कि जो फार्मर क्रॉप्स को ग्रो करेगा वो सेल्फ कंजप्शन के लिए करेगा, नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं करेगा। इट इज़ प्रैक्टाइज्ड ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड। अब फार्मर है, उसके पास इतना लैंड नहीं है, क्योंकि अगर बड़े लैंड होते तो ऑफकोर्स वो सेल के लिए करता। यहाँ फार्मर्स के पास छोटे छोटे लैंड्स हैं और उन छोटे छोटे लैंड पर जो भी उगाया जाता है वो उसकी फैमिली के लिए ही काफ़ी होता है, बेचा नहीं जाता उसको। अब प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड। इसमें जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो भी काफ़ी पुराने टाइप के टूल्स यूज़ किए जाते हैं। दैट इज़ मतलब जैसे हॉय हो गया, दाव एंड डिगिंग स्टिक्स, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो पुराने टाइप के हैं जिसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। उसके साथ है, अब सेल के लिए नहीं होती है, घर के गुजारे के लिए होती है, तो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, वही खेती में हेल्प करते हैं, वही सारे काम, जो लेबर जो डिवाइड होती है वो घर के लोगों में ही डिवाइड हो जाती है, वो सब मिलकर खेती करते हैं। तो ओनली फैमिली लेबर इज़ यूज्ड फॉर फार्मिंग। और दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन नेचुरल कंडीशंस। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि इसमें हम प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करते हैं, ये मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर नहीं है, मॉडर्नाइज टाइप की फार्मिंग नहीं है। तो इसमें जो फार्मिंग होती है उसको किस पर डिपेंड रहना पड़ता है, नेचुरल कंडीशन में। मानसून मतलब बारिश आएगी तो वहाँ पर खेती अच्छी तरीके से हो जाएगी, और अगर बारिश नहीं आ रही है तो खेती नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब इस टाइप की फार्मिंग में हम ट्यूबवेल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो नेचुरल नहीं है। तो इसमें सिर्फ आपने नेचुरल तरीके से ही आप फार्मिंग को ले जा सकते हैं, नेचुरल तरीके से ही ये फार्मिंग होती है और उसके ऊपर ही डिपेंड है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की अपने आप ही रिप्लेनिश होगी। अब मैं आपको ये बताऊंगी, ये टॉपिक जो है नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैसे होती है, क्योंकि फार्मिंग में अगर हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो वो नेचुरल तरीके से नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। पर जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में होती है वहाँ पर इतना किसानों के पास इतना पैसे नहीं होते हैं, तो सिर्फ जो नेचुरल कंडीशंस पर ही वो डिपेंड होते हैं, और सुटेबल कंडीशन, जैसी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग, जो नेचर उनको प्रोवाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उनकी खेती होती है। अब जब यहाँ पर कोई भी मॉडर्नाइज तरीके से नहीं हो रही, कोई मॉडर्न मेथड यूज़ नहीं हो रही, मॉडर्न टाइप की फार्मिंग नहीं है, तो लैंड प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बहुत कम। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया, सबसे पहले आपका वही पॉइंट क्लियर हो जाता है
कि फार्मर्स जो है सब्सिस्टेंस है अपने कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं और स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे की जाती है। प्रिमिटिव टूल्स यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं और घर के जो मेंबर्स ही इन्वॉल्व होते हैं फार्मिंग में, और जो फार्मिंग डिपेंड्स करती है वो नेचुरल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, उसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर में क्या है, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर क्या होती है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ये आ सकती है, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी। इस टाइप की फार्मिंग को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या है? शिफ्टिंग मीन्स नाम से देखो, शिफ्ट हो जाना। कल्टीवेशन के लिए शिफ्ट हो जाना मीन्स फार्मर गया किसी जगह पर, उसने देखा, एरिया लिया, द फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स और अदर फूड्स क्रॉप्स। उसने वहाँ के लैंड को क्लियर करके वहाँ पर क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी अपनी फैमिली को पालने के लिए, नॉट फॉर सेल, याद रखना, टू सस्टेन देयर फैमिली। और वो उगाता रहा, 1 साल उगाई, 2 साल उगाई, 3 साल उगाई। उसके बाद व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। जब 3 साल तक वो वहाँ पर खेती करता रहा, जब उसको लगा कि लैंड की फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो रही है, और जब लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है तो वो उस लैंड को छोड़कर एक नए लैंड पर जाएगा, उसको क्लियर करेगा, फिर वहाँ पर खेती करेगा। तो इस तरीके से फार्मर जो है वो शिफ्ट होता रहता है अलग अलग जगह पर। उसका फर्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, फर्टिलिटी के लिए वो कोई काम नहीं करता। तो वहाँ पर अगर मानो हमने एक लैंड को यूज़ किया, उसके बाद उसकी फर्टिलिटी कम हो गई, हम दूसरे लैंड पर चले गए, तो ऐसे तो सारी की सारी जो लैंड होगी वो तो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला, ऊपर पॉइंट बताया था नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कि यहाँ पर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग cultivation allows nature to replenish the fertility of the soil through natural processes। यहाँ पर जो लैंड है, जो फार्मर ने जिसकी फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रोसेसेस से वो लैंड फिर फर्टाइल हो जाएगा। क्योंकि एक जगह की मिट्टी उड़कर दूसरी जगह पर जाएगी, वहाँ पर बारिश भी होगी, तो उसको टाइम लगेगा रिप्लेनिश होने में, पर वो लैंड रिप्लेनिश 2 सालों में, 3 सालों में, कुछ टाइम में वो लैंड रिप्लेनिश हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले मेनली नोमैड्स होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, एक लैंड को क्लियर करते हैं, जब तक उसकी फर्टिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वहाँ पर क्रॉपिंग करते हैं, और जब वहाँ पर उसकी फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है फिर से एक नया लैंड चूज़ करते हैं। तो जो पीछे वाला लैंड वो छूट गया है, उसको कौन रिप्लेनिश करता है, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को कौन इस्टेब्लिश करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने का काम हो जाता है नेचर का। नेचर ही उसको रिप्लेनिश करती है, और इट इज़ मोस्टली प्रैक्टाइज बाय द ट्राइबल पीपल। इसको ट्राइबल लोग ज़्यादा करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, जिनका अपना परमानेंट कोई भी हाउस नहीं होता। अब यहाँ पर क्या, वही अभी बताया मैंने, प्रोडक्टिविटी इज़ लो। प्रोडक्टिविटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता। नेचुरल तरीके से फर्टिलिटी बनती है, तो इससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाय मैनी नेम्स। अब जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको झुम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसको बुलाया जाता है। अब कुछ तो मैं आपको बता देती हूँ। झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स होंगे, जैसे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की साइड पर आएंगे, वहाँ पर इस कल्टीवेशन को बोला जाता है झूमिंग कल्टीवेशन। क्या बोला जाता है? झूमिंग। कौन से स्टेट्स हैं? नॉर्थ ईस्टर्न के जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर। अब बेवार और दहिया बोला जाता है मध्य प्रदेश में। पोडू और पेंडा बोला जाता है आंध्र प्रदेश में। कुमान बोला जाता है उड़ीसा में, और कुमानी बोला जाता है वेस्ट बंगाल में। कुमारी, KUMARI है ये, कुमारी बोला जाता है वेस्ट बंगाल में। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग एरिया में इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। किसको? स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर में डिस्कस जो मैंने किया आज का टॉपिक वो समझ आ गया होगा कि इसमें मेनली जो टॉपिक था वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर था, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर। प्रिमिटिव में जिसमें हमने ओल्ड मेथड्स यूज़ किए थे और पुराने तरीक़ों से ही खेती की गई थी, और फैमिली मेम्बर्स जो होते थे वो किसान की फैमिली से ही होते थे, वही सारे काम करते हैं खेती पर। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। अलग से भी क्वेश्चन इसका आ सकता है
कि मेंशन 3 फीचर्स ऑफ द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। और 1 नंबर में ये भी आ सकता है, आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कुमान है उसको कौन से एरिया में इसको कुमान बुलाया जाता है, कुमारी कौन से एरिया के लोग इसको बुलाते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। पर आप मेरे वीडियो लेक्चर में मुझे एक आंसर देंगे कि मैक्सिको में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से बुलाया जाता है, जो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। हमारी एक फार्मिंग हो गई, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।